तो देखिए इस तरह से अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है और चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसे हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, और उसकी मार्किंग 5 मार्क्स की थी। बट अब जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर हम चल रहे हैं, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी हेडिंग क्या है? उसकी हेडिंग है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, आई मीन नए साझेदार का प्रवेश। किसी भी ध्यान सुनना, मैं कुछ वापस रिपीट कर रहा हूँ। ये चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यह है चैप्टर नंबर 2। इसके बाद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर इस पे लगभग 60% सेम होगा। इट मींस ये समझ में आएगा तो 60% ये अपने आप ही समझ में आएगी, वन थिंग। और इन दोनों की जो मार्किंग है, जैसे पार्टनरशिप टोटल 25 मार्क्स की है, फर्स्ट 5 का लास्ट 5 का है। इट मींस चैप्टर 2 और 3, चैप्टर 2 और 3 जो चैप्टर हैं वो कितने मार्क्स के हो गए? दोनों मिला के 15 मार्क्स के। इजी है पार्टनरशिप या अकाउंट्स, कंप्लीटली इजी है, कहीं भी एक सिंगल कॉन्सेप्ट टफ नहीं है। बट आपको हमेशा कंसेप्ट के साथ रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। हमारा साथ आपके साथ हमेशा बना रहेगा। जब आप पूछोगे तब तक आपको रिप्लाई मिलता रहेगा। इज दिस क्लियर? अब एक सेकंड, मैं आपको क्या था ओके। तो हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एक पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूसली अपना बिजनेस कर रही है। एक पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूसली अपना बिजनेस रन कर रही है, बिजनेस चला रही है। कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि उनकी फर्म में एक और पर्सन एज ए पार्टनर एडमिट होता है। अब एक न्यू पर्सन जब एज ए पार्टनर एडमिट होगा, उस केस में उस फर्म को, आई मीन ओल्ड फर्म को कौन कौन सी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? कौन कौन सी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? सभी स्टूडेंट टाइम पे मीटिंग ज्वाइन किया करो, ठीक है? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बिल्कुल भी एक भी क्लास मिस मत करना। इजी है वैसे तो अकाउंट्स, आराम से हेड आते हैं, इजीली आ सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस को ध्यान देना है। तो देखिए, तो किसी भी बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर आता है तो किस तरह से हमारे अकाउंटिंग इफेक्ट होती है, हमें एक नए पार्टनर के आने से क्या क्या वर्क करना पड़ता है। एक जो ओल्ड फर्म थी, आई मीन जो पहले से जो पार्टनर थे, उनको कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होंगे, उनको कौन कौन से एडजस्टमेंट करने होंगे, किसमें और कब? एक फर्म में कब? जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है, 2013 में था बोर्ड के एग्जाम में, कब एक न्यू पार्टनर को फर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है? नए इंसान को, नए व्यक्ति को कब एक फर्म में नया पार्टनर बना सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जब सभी पार्टनर इस चीज के लिए अग्री हो, तब ही हम किसी पर्सन को एज ए न्यू पार्टनर बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं। सपोज एक भी पार्टनर अगेंस्ट है कि नहीं, हमें तो किसी भी पार्टनर को, किसी भी पर्सन को न्यू पार्टनर नहीं बनाना है, तो हम ऐसे केस में उसको नया पार्टनर नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, 2013 का फर्स्ट क्वेश्चन था
कि कब किसी व्यक्ति को नया साझेदार बनाया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, अन्य सभी साझेदारों की सहमति से। इसमें से जब अदर ऑल पार्टनर हैं वो अग्री होंगे तभी एक व्यक्ति को, एक इंसान को हम लोग पार्टनर बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड बात ये आती है कि इस चैप्टर में है क्या क्या, क्योंकि किसी भी चैप्टर में हमें एक थ्योरी भी पढ़नी होती है, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी पढ़ना होता है। इस चैप्टर में हम कौन कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक्स पढ़ेंगे और कौन कौन से थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, मैं उनको एक बार डिस्कस करता हूँ, बोर्ड पे भी लिस्ट बना देता हूँ ताकि इजी रहेगा समझने में और रिवीजन में। एक तरफ ग्रामर थ्योरी पॉइंट, टीपी थ्योरी पॉइंट, एक तरफ प्रैक्टिकल पॉइंट, थ्योरी पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट। अब इसमें थ्योरी क्या है, एक तो है रिक्वायरमेंट, एक न्यू पार्टनर है उसके एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम किसी व्यक्ति को अपनी फर्म में पार्टनर बनाएं, कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी, कुछ ना कुछ तो नीड होगी। रिक्वायरमेंट के साथ हम इसको इंपॉर्टेंट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस, कि एक नया पार्टनर जब आएगा तो उसको क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा, क्या हमें बेनिफिट मिलेगा, क्या एडवांटेज मिलेगा, वो भी इसी में आएगा। उसके बाद हम इसमें किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे गुडविल की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे गुडविल की। किस तरह से एक नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो गुडविल वो लेके आता है, क्या गुडविल होती है, किसे कहते हैं, व्हाट इज द गुडविल, कितने टाइप्स की होती है, थ्योरेटिकली वो यहाँ पढ़ेंगे। इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, गुडविल का प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, वो हम पीपी में यानी प्रैक्टिकल पॉइंट पे पढ़ेंगे। ठीक है, गुडविल। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो है उनके साथ थ्योरी अपने आप चलेगी। तो एक बार मैं दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल पॉइंट पे सबसे पहले क्या होगा, तो 10 सुनना, सबसे पहले मैं डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल मैं बोल देता हूँ क्योंकि इनको पढ़ना था। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का निर्धारण। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का निर्धारण। कैसे, कोई भी नया पार्टनर जब बिजनेस में आएगा सबसे पहले हम उसको ये तो बताएंगे ना कि भैया पार्टनर बनना चाहते हो तो आप कितनी कैपिटल लेकर आओगे। विदाउट कैपिटल किसी भी पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते, क्योंकि जो पहले से व्यक्ति थे उन्होंने भी तो बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करके किया था, तो न्यू पार्टनर को भी लाना पड़ेगा। कितना और किस तरह से वो लाएगा, फर्स्ट में होगा। फर्स्ट में क्या होगा, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल। फर्स्ट क्या होगा, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल। देन क्या होगा, देन होगा न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो। थर्ड क्या होगा, गुडविल। यहाँ गुडविल का थ्योरेटिकल पॉइंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, यहाँ गुडविल का प्रैक्टिकल पॉइंट है। कैसे, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो गुडविल के लिए दो प्रैक्टिकल टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड हाउ टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। किस तरह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे गुडविल का और किस तरह से इसका कैलकुलेशन करेंगे वो भी इसमें आएगा। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें आएगा रिवैल्यूएशन। क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। फिर हम बात करेंगे तो रिटेन्ड प्रॉफिट होते हैं, क्या होते हैं, रिटेन्ड प्रॉफिट, उनका किस तरह से करना है। फिर हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसकी बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस तरह से और भी कुछ हमारे पास इसमें प्रैक्टिकल टॉपिक रहेंगे और हमें सारे पॉइंट पढ़ने हैं, बंद करके किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। इवन वो पॉइंट को पढ़ेंगे जो बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन सिलेबस में है, हम सब डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ी सी बेसिक प्रैक्टिस, साथ प्रैक्टिस करते रहना। और यदि कोई कहे कि पार्टनरशिप टफ है उसकी बात को अवॉइड करना, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाई नहीं है और किसी की बात को कैसे डील कर सकते हो। पहले पढ़ो फिर बात करेंगे, हमारे लिए नोट को लीजिए, यही आपको मिल सकता। अब देखिए पूरी का फर्स्ट पॉइंट क्या था,
रिक्वायरमेंट, किसकी रिक्वायरमेंट, एक नए व्यक्ति की, नए पर्सन की एज ए पार्टनर। तो कुछ बातें करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी, बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले है फॉर नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल। फर्स्ट वन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल। आपको आपके बिजनेस के लिए एडिशनल कैपिटल चाहिए और पैसा चाहिए। और जो पहले से पार्टनर वर्क कर रहे थे उनके पास पैसा नहीं है, फिनिश हो गया। अब उनके पास हम सपोज बात करते हैं, दो ऑप्शन है, उनको पैसा और चाहिए। एक तो सोचे चलो बैंक से लोन लेते हैं, पर बैंक से लोन लेने में परेशानियां हैं, कुछ हर्डल्स हमारे सामने आई थी। दिल्ली से ऐड होता सस्ता सामान थोक में इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, बैंक हमारी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो हमारे काम में हमारी हेल्प तो जब तक इसकी पासबुक नहीं देता तब तक मैं इसकी पासबुक। फर्स्ट ऑप्शन क्या था कि हम किसी बैंक से लोन ले लें। सेकंड ऑप्शन क्या है, लोन नहीं लेते हैं, तक इसकी पर्सन को, किसी पर्सन को पार्टनर ही बना लेते हैं। अब पार्टनर बनाने से फायदा क्या होगा, हमें एडिशनल कैपिटल मिलेगी, मिलेगी एडिशनल कैपिटल मिलेगी। तो हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए और अमाउंट चाहिए। क्या है, नए पार्टनर को एडमिट कर दो, उसको भी तो अमाउंट लाना पड़ेगा, कैपिटल लानी पड़ेगी। इस तरह से हमारे पास एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट पहले है। इसके बाद और क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं, बेनिफिट हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि जैसे पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी 2 पार्टनर थे। पार्टनरशिप फर्म में ऑलरेडी कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे। इज दिस क्लियर? अब वो 2 पार्टनर जब वर्क कर रहे थे तो धीरे धीरे उनको फील हुआ कि उनके ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा है, वो पूरे काम को इजीली संभाल नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, 2 ऑप्शन फिर उनके पास कि या तो एक सर्वेंट अपॉइंट कर लेते हैं, एक एम्प्लॉय अपॉइंट कर लेते हैं, या फिर पार्टनर बना लेते हैं। अब यहाँ भी यदि हम कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं तो एम्प्लॉय और पार्टनर दोनों में ज्यादा अच्छा काम कौन करेगा, कौन ज्यादा केयरफुल होकर काम करेगा? एम्प्लॉय केवल अपनी सैलरी के लिए काम करेगा, बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए काम नहीं करेगा। बट एक ऑनर आई मीन एक पार्टनर, वो अपना जितना भी एफर्ट है वो बिजनेस के लिए करेगा। क्यों? तो उसको पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमें भी प्रॉफिट मिलेगा। एम्प्लॉय को प्रॉफिट कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, उसको अपना मतलब है केवल उसकी सैलरी से लेकर, वेतन से लेकर। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट क्या था, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी का निर्धारण। सेकंड क्या हुआ, सेकंड क्या बोला मैंने, कार्य विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। फिर है रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो जोखिम है, जो जोखिम है पहले कितनी की थी, 2 की थी ना, अब वो जो रिस्क है वो 2 की ना होकर, जोखिम 2 की ना होकर कितनी की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। तो कुछ हद तक उनको लाइट फील होगा कि हाँ कुछ रिस्क हमारी कम हुई है। फिर बात करते हैं गुडविल। कैसे, 2 व्यक्तियों को जानने वाले लोग थे, वो तो बिजनेस के पास आए नहीं, अब उस व्यक्ति को जानने वाले लोग भी बिजनेस में आएंगे, जो अब नया पार्टनर बन रहा है। इट मींस नए ग्राहक हमें और मिलने वाले हैं, उसकी पर्सनल जो टैलेंट है उसका भी हमें फायदा मिलेगा। तो क्या बढ़ेगी, और याद रखिए, मैं फिर से बात एक बार रिपीट करता हूं, पहले क्या था डिटरमिनेशन, फर्स्ट क्या था एडिशनल कैपिटल, फर्स्ट क्या था कि एडिशनल कैपिटल आ रही है, सेकंड क्या था वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड क्या था रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ गुडविल, फोर्थ क्या था गुडविल। ठीक है, अब फिफ्थ क्या होगा कि गुडविल जब बढ़ती है ना, या गुडविल जब इंक्रीज होती है तो सेल्स भी क्या होती है, बढ़ती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इसका मतलब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन सेल्स और प्रॉफिट। क्या लिख सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन सेल्स और प्रॉफिट। दोनों में क्या कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। कैसे, एक नए पार्टनर के आने। फिर बात करें तो है एफिशिएंट मैनेजमेंट या इफेक्टिव मैनेजमेंट। कैसे, जिस व्यक्ति को हम पार्टनर बना रहे हैं उसके पास कोई स्पेशल टैलेंट है, वो एमबीए है और
और जो पहले से पार्टनर थे वो एमबीए नहीं थे, वो एमबीए थे ही नहीं। अब एक बताइए, एक एमबीए जो होगा वो अच्छे से बिजनेस का मैनेजमेंट करेगा, या जो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करके या नॉर्मल पास जो लोग आए हैं वो बिजनेस करते हैं? तो हम जानते हैं कि एमबीए ज्यादा बेटर करेगा, और हमने जिसको पार्टनर बनाया वो खुद एमबीए था। तो अब हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट कैसे होगा? ज्यादा बेटर होगा और अच्छे से होगा। तो ये कुछ हमें फायदे हैं हमारे लिए, एडवांटेज है। एग्जाम यानी 4 आपसे पूछता है, कितना पूछता है? 4 आप बताना चाहिए। मैंने आपको 5 बता दी है, ठीक है। और भी धीरे धीरे आपको और पता लगता रहेगा चैप्टर के साथ साथ। अब इसके बाद मैं आता हूँ एक बार प्रैक्टिकल टॉपिक की ओर, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, बड़े ध्यान से समझना और सुनना। तो अपना पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल। अपना पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल। ये अपना फर्स्ट पॉइंट मैंने ए लिखा है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पूंजी का निर्धारण। क्या बोलेंगे? पूंजी का निर्धारण। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल। फिर से बोल देता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल। और हिंदी में क्या होता है? पूंजी का निर्धारण। तो देखिए, जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो उसकी कैपिटल का जो निर्धारण है, डिसीजन वो खुद लेता है। तो 2 तरीके से वो डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है कैपिटल कैसे वो लेकर जाएगा, बिजनेस के पास कैपिटल किस तरह से वो लाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कैश में। सेकंड क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज। या तो वो अपनी कैपिटल, जो भी बिजनेस जो भी पार्टनर, जो वर्ल्ड पार्टनर है, उसको बता रहे हैं 1 लाख लाओ कैपिटल की, या तो वो कैपिटल कैसे लाएगा? कैश में लेके आएगा, या फिर वो कैसे लाएगा? एसेट्स और लायबिलिटीज के वे में लाएगा। अब इसको आप समझिए, बड़े ध्यान से समझिए। मैं एक पर्सन हूं, पार्टनर नहीं हूं, और पर्सन हूं। आपका एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है एक पार्टनरशिप में। किसमें चल रहा है? पार्टनरशिप में। तो मैंने, आप मुझे पार्टनर बना रहे हैं और आपने कहा भैया 1 लाख रुपए देना। तो क्या मैं पहले से कोई पार्टनर था, या मेरा कोई पहले से बिजनेस था? नहीं, मैं पहले कुछ नहीं करता था, मैं एक सर्वेंट था, मैं काम में कहीं पे जॉब करता था। अब जॉब कर रहा हूं, मेरे पास कोई एसेट्स लायबिलिटीज तो होगी नहीं, सर्विस लेता हूं। जो एसेट लायबिलिटीज है वो उस बिजनेस की थी जिसमें मैं काम करता था, मेरी नहीं थी। मुझे मेरे सैलरी से मतलब था। बट मैं तो एक सर्वेंट था, मुझे कहा गया कि आप बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो, आप बिजनेस में पार्टनर बनना चाहते हो, तो आपको कैपिटल लाने पड़ेगी 1 लाख रुपए। तो मैं क्या करूंगा? ये तो मेरे पास है ही ना। मैं क्या दूंगा आपको? कैश दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा? मैं आपको दूंगा कैश। इज दिस क्लियर? तो कितने टाइप से कैपिटल का डिटरमिनेशन हो सकता है, कैपिटल का निर्धारण हो सकता है 2 तरीके से, as in cash, as assets and liabilities. Is this clear? As assets and liabilities second portion है, फर्स्ट क्या है? कैश। जैसा कि मैंने कहा कि मैं पार्टनर था ही नहीं, मेरा कोई बिजनेस था ही नहीं, तो मैं कैपिटल कैसे लाऊंगा? मैं लाऊंगा कैश में। तो आप बताइए, जब मैं कैश में आपको कैपिटल दूंगा, आप क्या एंट्री करोगे? जल्दी बताइए। मैं आपके बिजनेस को कैपिटल कैश में दूंगा, तो आप इसके रिगार्डिंग क्या एंट्री पास करोगे? तो आप पास करोगे, क्योंकि बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास आया कैश, और कैश अकाउंट डीआर की वस्तु आ रही है। और 2 में क्या आएगा? कैपिटल। तो में क्या आएगा? कैपिटल। अब लास्ट ईयर आपने पढ़ा था एकाकी व्यापार, सोल ट्रेड। क्या पढ़ा था? सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में हम जानते हैं कितना ऑनर होता है? एक सिंगल ऑनर होता है। इतने कैपिटल उसी की है, इसलिए नाम नहीं लिखते हैं, कैपिटल लिखकर हम छोड़ देते हैं। बट पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, सब अलग अलग कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। यदि हमने बताया नहीं किस किस ने कब कब कितनी कैपिटल लगाई, तो कल को उनमें डिस्प्यूट होगा। इसलिए क्या करते हैं कि पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उससे पहले उसका नाम ऐड कर देते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ये ट्रांजेक्शन किस पार्टनर का है, फ्यूचर में डिस्प्यूट नहीं हो सकती है। तो देखिए,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू सपोज पार्टनर का नाम है सी मानते हैं, सी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मोहन होगा तो टू मोहन कैपिटल अकाउंट, सोन होगा तो टू सोन्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट DR2। अब हम तो आज नोट्स की बात कर रहे हैं, इससे हम करेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे जो भी न्यू पार्टनर होगा हमें उसका क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा उसका नेम। हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसका नेम यूज करना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइए, समझ में आपके आ गया है? ये जो फर्स्ट डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल का पार्ट है वो आपके समझ में आ गया है। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए ये कब होगा, आप कहोगे सर ये तो आपने बता दिया, समझ में आ गया, तो ये केस कब होगा? वापस एग्जांपल लेते हैं, वापस से आपकी पहले से एक पार्टनरशिप फर्म थी और इस बार मैं फिर से आपकी फर्म में एज ए पार्टनर एडमिशन चाहता हूँ, एडमिट होना चाहता हूँ। बट इस बार थोड़ी सी कंडीशन चेंज है। मैं पहले से अपना एक बिजनेस चला रहा था, मेरा पहले से बिजनेस में कंटिन्यूसली चला रहा था। अब मैं जब आपकी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होऊंगा या आपका मैं पार्टनर बन जाऊंगा, तो मेरे बिजनेस के पास जो एसेट्स थी, लायबिलिटीज थी, मैं उनका क्या करूंगा? मैं उनका क्या करूंगा? मेरे पास जो बिल्डिंग रही होगी, फर्नीचर रहा होगा, गुड्स रहा होगा, जो भी रहा होगा, मैं उनका क्या करूंगा? फिर इस केस में क्या होगा कि जब मैं पहले से ही बिजनेसमैन हूं, तो मैं मेरी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो किसको दे दूंगा? आपकी फर्म को दे दूंगा। कि पहले मेरी थी, अब ये हमारी है। पहले केवल मेरी थी, अब इसकी हमारी है। ये मैंने आपको दे दी, क्यों दे दी? क्योंकि मुझे क्या लाना था, मुझे कैपिटल लाना था, और मैंने कैपिटल के लिए क्या कर दिया, आपको एसेट्स लायबिलिटीज आपको दे दी। ठीक है। हाँ, यहाँ ये जरूर होता है कि जितनी कैपिटल बताई गई है यदि उससे कम की एसेट लायबिलिटीज हो रही है, तब उसको जितना अमाउंट बच रहा है वो किस में देना पड़ेगा? कैश में देना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? यदि कंप्लीट अमाउंट क्लियर हो रहा है तो वो नीड ही नहीं, तो यहाँ ठीक है, 1 लाख की एसेट्स लायबिलिटीज आपकी आ चुकी है। बट मैटर ये है कि इस केस में एंट्री क्या होगी? मैटर ये है कि इस केस में एंट्री क्या होगी। तो देखिए, पहले वो एसेट्स लायबिलिटीज किसकी थी? मेरी थी, आई मीन न्यू पार्टनर की थी। ठीक है। लेकिन अब वो किसकी हो जाएगी? फर्म की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? फर्म की। तो फर्म के पास एसेट्स जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी या और बढ़ जाएगी? जल्दी से बताइए। जब नया पार्टनर अपने एसेट्स भी किसको दे रहा है? बिजनेस को दे रहा है। तो जो पहले से फर्म काम कर रही थी उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज उतनी ही रहेगी या और इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी? जल्दी से बताइए, बताइए। वेरी गुड, और बढ़ जाएगी। अब ये बताइए कि एसेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं और लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या करते हैं? एसेट्स बढ़ती है तब हमें क्या करना चाहिए, और लायबिलिटीज जब बढ़ती है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम सभी लोग जानते हैं कि एसेट्स जब बढ़ती है तो डेबिट करना चाहिए, और लायबिलिटीज जब बढ़ती है तो हमें क्रेडिट करना चाहिए। तो एंट्री क्या होगी? बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास आया एसेट्स अकाउंटिंग DR, और टू में क्या आया? लायबिलिटीज। आप यहाँ पे एसेट्स के साथ सन्ड्री भी यूज कर सकते हो, विविध बोलते हैं हिंदी में, सन्ड्री एसेट्स सन्ड्री लायबिलिटीज। ठीक है, पर वैसे में एस लगा रखते हैं, एसेट्स प्लूरल है, तो ये भी सही है। अब एसेट्स और लायबिलिटीज क्यों ला रहा है वो नया पार्टनर? एसेट्स और लायबिलिटीज क्यों ला रहा है? वो ला रहा है किसके लिए? कैपिटल के लिए। तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। नया पार्टनर जो कुछ ला रहा है वो अपने कैपिटल में ला रहा है ना, तो अब नए पार्टनर की कैपिटल किसमें हो जाएगी? फर्म में हो जाएगी। इसका मतलब एक लायबिलिटीज और बढ़ जाएगी। इज दिस क्लियर? क्या ये एंट्री सबको समझ में आ गई? अभी और एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। यहां तक समझ में आ गई? एसेट्स अप हो गई, डेबिट कर दी,
क्योंकि रूल सही है, एसेट्स अप होने पे डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज अप हो गई तो हमने क्रेडिट कर दिया। पर ये तो किसकी थी, न्यू पार्टनर की थी, लेकिन अब उसकी कैपिटल के लिए सब कुछ आ रहा है तो उसको भी तो हम लोग सीआर करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए हम कुछ मैट्रिक के साथ, कुछ एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। हमने कहा भैया कि आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लाना, नए पार्टनर को हमने ये कहा कि आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लाना, तो उसने देखा कि सपोज उसके पास जो एसेट्स थी वो थी 1,40,000 की। एसेट्स कितने की थी, 1,40,000 की। और हम ये मानते हैं, मान के चल रहे हैं कि लायबिलिटीज कितने की थी, 40 की। यहां देखिए एसेट्स कितने की थी, 140 की, और उसकी लायबिलिटीज कितनी है, 40 की। तो बिजनेस के पास उसकी ओर से कितना अमाउंट बचेगा, एसेट्स भी उसी की है और लायबिलिटीज भी उसी की है, तो इसी में से इसका पेमेंट करेंगे तो कितना बचेगा, 1 लाख। ठीक है, इसका मतलब उसके एसेट्स से हमें नेट कितना अमाउंट मिल रहा है, इसको हम कहते हैं नेट एसेट्स। क्या बोलते हैं, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब जो वो एसेट्स ला रहा है उसमें से उसके लायबिलिटीज को लेस कर दो, बाकी जो अमाउंट है वो नेट एसेट्स है, यानी इतना फाइनली हमारे पास आ रहा है। तो हमारे पास कितना है, 1 लाख, और हमने उसको बताया भी कितना था न्यू पार्टनर की कैपिटल के लिए, भैया 1 लाख था। क्या कम या ज्यादा पड़ा, हाँ बिल्कुल इक्वल है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। जितना चाहिए था उतना हमें ओवरऑल मिल चुका है, उसके एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज को पे करने के बाद हमें 1 लाख बच रहा है, कैपिटल भी 1 लाख ही बताई थी। इट मींस हमें और कोई नीड नहीं है। बट ऐसा होता कि कैपिटल होती है, सॉरी उसके एसेट्स होती कितने की, 1 लाख रुपीस की। एसेट्स कितने की होती, 1 लाख रुपीस की उसकी एसेट्स होती, तो फिर हम लोग क्या करते, उस केस में हमारे पास कितना अमाउंट बच रहा है, 60। कितना बच रहा है, उसकी एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज को सेल करने के बाद या पेड ऑफ करने के बाद जो नेट एसेट्स आएगी वो कितनी है, 60। तो 60 तो हमारे पास काटपीट क्या आ रहा है, हमें 60 नहीं चाहिए। हमने उसको कैपिटल के लिए कितना बताया, 1 लाख रुपए बताया। कितना अमाउंट कम पड़ गया बताइए, कितना अमाउंट कम पड़ गया, जितनी कैपिटल हमने उसको बताई थी उसमें से कितना शॉर्ट अमाउंट रह गया, रिप्लाई मी फास्ट। हमने 1 लाख बताई थी और इस केस में एसेट्स 1 लाख की है, लायबिलिटीज 40 की है, इट मीन नेट हमें कितना मिल रहा है, 60 मिल रहा है। तो कितना अमाउंट कम रह गया, 40,000। और 40,000 उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, कैश में लाना पड़ेगा। कब लाना पड़ेगा, कैश में लाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। तो कैश में कब लाना पड़ेगा बताइए, जब जितनी कैपिटल उसको बताई जा रही है उससे उसके नेट एसेट्स कम है। हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट्स, हाउ टू कैलकुलेट नेट एसेट्स, न्यू पार्टनर, एसेट्स ऑफ न्यू पार्टनर माइनस लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर, एसेट्स ऑफ न्यू पार्टनर माइनस लायबिलिटीज ऑफ न्यू पार्टनर, क्या है नेट एसेट्स। नेट एसेट्स कैपिटल से कम आ रही है, इसका मतलब वो लाना पड़ेगा, कैसे लाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर। अब कई बार क्या होता है इसका रिवर्स, पर वहां क्या मैटर करता है वो देखिए। इस बार मान लो क्वेश्चन में कह दिया गया, चेंज करता हूं क्वेश्चन को मैं, कि वो जो है न्यू पार्टनर उसकी एसेट्स थी 180 की, कितने की थी, 180 की। उसकी लायबिलिटीज जो है कितने की है, 60 की है। उसकी लायबिलिटीज कितनी है, 60 की है। ये बताया नहीं, ये बताया ही नहीं कि नया पार्टनर जो है, ये बताया नहीं कि नया पार्टनर जो है उसको कितनी कैपिटल्स के साथ हम पार्टनर बना रहे हैं, नहीं बताया। हमें बिजनेस में हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, ये तो पता है कि न्यू पार्टनर एडमिशन हो रहा है, ये भी पता है कि वो एसेट्स और लायबिलिटीज ला रहा है, पर ये नहीं पता कि उसकी कैपिटल कितनी है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, इस केस में नेट एसेट्स ही कैपिटल मानी जाती है। तो कब नेट एसेट्स को ही कैपिटल मानते हैं, जब क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं होती है। इट मींस जब इस एंट्री को हम फिल करेंगे, पुट करेंगे अमाउंट को, तो यहाँ पे 180 आएगा, यहाँ पे 60 आएगा, और यहाँ पे जो हम लाइन लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल,
वो कितनी जाएगी, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या आपके पास समझ में आ गई? कब नेट एसेट्स नए पार्टनर की कैपिटल मानी जाएगी, जब बिजनेस में आई मीन क्वेश्चन में तो उसकी कैपिटल में पता नहीं होगी, तब ऐसा होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो कैपिटल के तीनों ट्रांजैक्शन किन टाइप मैंने बता दिए, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। नेट एसेट्स से कैपिटल कम हो सकती है, फर्स्ट केस। नेट एसेट्स से कैपिटल ज्यादा हो सकती है, सेकंड केस। एंड थर्ड केस, कैपिटल ही गिवन नहीं है। ये तीन केस हैं और ये तीनों केस हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इन डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स। हमें पता होना चाहिए। क्लियर? इस साल एग्जाम में आए ना आए बात की बात है, बट हमें उस चीज का पता होना चाहिए किस पॉइंट को किस तरह से हम लोग शो करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? इस तरह से हमने किसकी बात की, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल की, पूंजी के निर्धारण की। पहला पार्ट क्या था, कैसे कैपिटल आ सकता है वो, एज ए कैश। कब, जब वो पहले से कोई बिजनेसमैन नहीं था, और पहले से ही यदि कोई बिजनेसमैन होगा तो एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके आएगा। कैश में लाता है तो कैश ऑन डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगी, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वे में लाना है तो बात में एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी, और न्यू पार्टनर की कैपिटल भी क्रेडिट हो जाएगी। इस तरह से ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। पॉइंट का नाम क्या था, डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल, पूंजी का निर्धारण। क्योंकि नया पार्टनर अपनी पूंजी तो लाएगा ही, पर कैसे लाएगा ये उसकी बात हो रही है। कितने तरीके से कैपिटल ला सकता है वो, 2 तरीके से कैपिटल ला सकता है। इज दिस क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या ये बात आपके समझ में आ गई है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला जो अपना टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस कल करेंगे, बट थोड़ा सा अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी जो पार्टनर है वो एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब एक न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा तो क्या वो उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यूज करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सपोज पहले उनका रेशियो 3:2, आई मीन 3:2 में वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट ये तो धोखा ही तो है। नया पार्टनर आएगा उसको भी तो प्रॉफिट दिया जाना है, तो नए पार्टनर के आने के बाद अब सभी का प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, अब वो टॉपिक है नेक्स्ट, आई मीन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अगले टॉपिक में हम इनकी बात करेंगे, किस तरह से हमें एक नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद न्यू रेशियो कैलकुलेट करना होगा, और किस तरह से हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना होगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? लेकिन ये बताइए कि एक पार्टनर के एडमिशन हो जाने के बाद जो ओल्ड पार्टनर हैं उनका रेशियो, न्यू रेशियो पहले से कम होगा या ज्यादा होगा? अभी मैंने समझाया नहीं, बट मैं ओनली आपका ओपिनियन चाहता हूं कि पहले से 2 पार्टनर है लाइक ए और बी, सी के आने से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले के कंपेयर में अब ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। भाई जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, कम होगा या ज्यादा होगा? एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं बात करूंगा। ज्यादा नहीं होगा, डिक्रीज होगा। वेरी गुड, डिक्रीज होगा। इसका रीजन मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरह से डिक्रीज होगा, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है और आपको आपकी लाइफ पे एग्जांपल लेके इसको मैं समझाऊंगा। थैंक यू सो मच।